Assalamu alaikum ninth class. Today's topic is ATP, the cell's energy currency. What is ATP? ATP क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? ATP की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है, एडिनोसिन और उसके साथ 3 फॉस्फेट होती है। एडिनोसिन क्या है, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा कि एडिनोसिन किसको कह रहे हैं, और ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट। एटीपी खुद क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। सेल की जो मेजर एनर्जी करेंसी है वो किस शक्ल में होती है? एक न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में, जिसे हम एटीपी कहते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये खुद क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड जो भी क्या करता है, सेल में वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। एटीपी क्या करती है? सेल में मुख्तलिफ काम कर पाती है। जैसे कि वो कौन कौन से काम हैं? फंक्शंस हो गए जैसे मटेरियल्स की मूवमेंट, चीज़ों ने सेल में जब मूव करना है, बाहर जाना है, अंदर जाना है, कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। सेल में फॉर्मेशन करनी है, बनाना है क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जब सेल ने मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने हैं, उसके लिए भी सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एटीपी। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कौन कौन से? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा। इसके अलावा क्या सिर्फ इतने फंक्शंस हैं? नहीं, और भी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन, सेल के अंदर से मैसेजेस का आना जाना, उसके लिए भी इम्पल्सेस के गुजरने के लिए भी सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर सेल में हो रही है तो भी सेल को क्या चाहिए होती है? हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन हैं जहाँ पर सेल को एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी सब्सटेंस लो से हाई की तरफ मूव करता है। जब भी कोई चीज़ लो से हाई की तरफ जाती है तो खुद ब खुद नहीं जाती, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी यहाँ पर किस शक्ल में चाहिए? एटीपी की शक्ल में। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस सेल्स कर रहे हैं। सेल में जब भी एक्सोसाइटोसिस होगी, यानी मटेरियल जब आउटसाइड मूव करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस हो रही है, और वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी की। सेल्स में अगर एंडोसाइटोसिस होगी, यानी मटेरियल्स का सेल के अंदर जाना, एंडोसाइटोसिस हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, तो सेल्स को क्या चाहिए होगी? वहाँ पर भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने डिफरेंट फंक्शंस की एग्जांपल पढ़ी, कौन कौन से फंक्शन है? मूवमेंट थी, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन है, एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है। इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी क्या है? भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो कि क्या करता है? सेल में डिफरेंट ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, जब इसका नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो कहाँ से पता चलेगा? इसका स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करती है वहाँ से। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होते हैं? 3 सब यूनिट्स। किससे मिलकर बना है ये 3 सब यूनिट से? वो 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस है एक, जिसको कहते हैं एडेनिन। 5 कार्बन शुगर है जिसका नाम है राइबोस, और 3 फॉस्फेट इन अ लीनियर चेन, यानी सीधी चेन में 3 फॉस्फेट। ये 3 चीजें टोटल इसके पास, नाइट्रोजनस बेस है, 5 कार्बन शुगर जिसका नाम राइबोस होता है, और 3 फॉस्फेट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि एडिनोसिन क्या है, तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड का है, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजनस बेस हो, शुगर हो और फॉस्फेट, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ये तीनों होंगे उसे हम कहेंगे कोई नाइट्रोजनस बेस होगी, शुगर होगी और साथ में फॉस्फेट, तो वो क्या बन जाएगा? एक
जब फॉस्फेट नहीं होगा, ये दोनों चीजें सिर्फ होंगी, तब क्या कहेंगे हम उसको? न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों के इकट्ठे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब एटीपी क्या है? उसके पास ये तीनों चीजें होती हैं, तो इसलिए एटीपी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो ये जो नाम हमने बताया तीनों सबग्रुप्स के, ये कहाँ कहाँ पर किस तरह से मौजूद है? सबसे सेंटर में क्या है? राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर। इसकी एक तरफ कौन है? इस 5 कार्बन शुगर के एक तरफ है नाइट्रोजनस बेस, कौन सी वाली? एडेनिन। नाइट्रोजनस बेसिस और भी एडेनिन के अलावा हमारी साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन यहाँ पर कौन सी वाली है? एडेनिन। और ये एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। राइबोज क्या है? 5 कार्बन शुगर। जब ये दोनों इकट्ठी होती हैं, अलग अलग इनके नाम है एडेनिन और राइबोज, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ये दोनों जब इकट्ठी हुई थी, इनका हमने नाम क्या दिया? ये क्या बन गया है? एडिनोसिन। हमने एडिनो का नाम क्या पढ़ा था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब एडिनोसिन बन गया हमारे पास। फॉस्फेट जब ऐड होगी इसके साथ ये क्या बनेगा? ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं? एडिनोसिन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एडिनोसिन किससे मिलकर बनता है? तो एडेनिन और राइबोज के मिलने से बन गया एडिनोसिन। अब क्या होगा? अब इसके साथ फॉस्फेट ऐड होती जाए। एक फॉस्फेट ऐड हुई तो इसको क्या नाम दिया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी इसके पास कितनी फॉस्फेट है? एक ही फॉस्फेट। अब क्या होगा? ये एनर्जी लेगा बाहर से, दूसरी फॉस्फेट ऐड होगी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब इसका दिल करेगा एनर्जी इसके पास आ जाएगी। नहीं, जब हम बाहर से फूड लेते हैं, वो फूड क्या है? हमारी एनर्जी है। उस फूड से एनर्जी लेकर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरा फॉस्फेट ऐड होता है। तो दूसरा फॉस्फेट कब ऐड होना? जब इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड इनको जोड़ के रखता है। अब जब दो फॉस्फेट बन गए तो फिर इसको क्या नाम दिया? दूसरा फॉस्फेट जब ऐड होगा तो ये क्या बन गया? एएनपी से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। इसके पास कितनी फॉस्फेट है? 2। अब क्या हुआ? मैक्सिमम कितनी फॉस्फेट यहाँ ऐड हो सकती है? ट्राई अगर लिखेंगे 3 फॉस्फेट। और एनर्जी बाहर से मिली, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन गया और तीसरी फॉस्फेट ऐड हो गई। अब ये क्या बन गया है? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट ATP। अब क्या और फॉस्फेट ऐड हो सकती है? हम क्या कहेंगे? इसका स्ट्रक्चर ही क्या है? 3 फॉस्फेट इसमें ज्यादा से ज्यादा होंगी। 3 से कम हो सकती है। जब हम इसमें से एनर्जी ले लेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कम हो सकती है, 2 या 1 फॉस्फेट रह जाएगी। कितने बॉन्ड है यहाँ पर? ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट 3 है, लेकिन तीनों फॉस्फेट को जोड़ने के लिए यहाँ पर बॉन्ड्स कितने हैं? ये क्या है? दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स। ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसको किस शेप में जाहिर किया गया है? टिल्ट की फॉर्म में। इस शेप को क्या कहते हैं? टिल्ट। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कितनी एनर्जी मिलेगी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। कितनी एनर्जी मिली? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। इतनी एनर्जी मिली। या हम इसको किलो की जगह पर ये कह सकते हैं 7300 कैलोरीज पर मोल। अभी तक क्या देखा? इसकी डेफिनेशन क्या थी, जिसमें इसके फंक्शन भी बता दिए, उसका स्ट्रक्चर देखा, 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर एटीपी बनता है। असल में अब हमारे काम में कब आएगी? इसमें मौजूद ये जो 2 बॉन्ड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिनको टिल्ट की फॉर्म में जाहिर करते हैं। एक बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी एक बॉन्ड से मिलती है। सिमिलरली जब इन्होंने बनना है तो ये टूटेंगे। एक बॉन्ड आमतौर पर बाहर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एनर्जी की जरूरत उस जानदार की पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ चांसेस में दूसरे वाला बॉन्ड भी, जब ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो दूसरा भी ब्रेक होगा। जितने भी एटीपी हैं दूसरे वाला भी ब्रेक होगा और फिर उसको सारी एनर्जी वापस को उससे लेकर कंज्यूम करेगा।
अब क्या ये एक दफ़ा टूट के तो दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा फिर बन जाएंगे, लेकिन कब बनेंगे जब हम बाहर से फूड लेते हैं, बाहर से कोई एनर्जी आती है फूड की शक्ल में, फिर दोबारा से पहले ये वाला बनेगा डाइफॉस्फेट बन जाएगा, फिर एक और बॉन्ड बना तो ये ट्राइफॉस्फेट दोबारा से बनते रहते हैं। तो होता क्या यहाँ पर टोटल ओमेगा कितने हमारे पास एटीपी की शक्ल में ट्राइफॉस्फेट है। जब हमने एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, एक फॉस्फेट सेपरेट किया तो पीछे क्या रह गया, क्या एटीपी से फॉरन एएमपी बनता है पहले, क्या डायरेक्ट एटीपी से एएमपी बन सकता है? नो, पहले एटीपी से क्या बनता है एडीपी, फिर डाइफॉस्फेट से और फॉस्फेट निकल गया तो फिर क्या पीछे रह गया एएमपी मोनोफॉस्फेट। तो एटीपी से एडीपी और फिर एएमपी। इसी तरह से जब एनर्जी इनको मिलेगी तो एएमपी से पहले क्या बनेगा एडीपी, एडीपी और फिर बन जाएगा एटीपी। अगर इक्वेशन की शक्ल में इसको देखिए तो क्या होता है, एटीपी रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्या बन जाता है एडीपी। उसमें से एक फॉस्फेट जो निकली वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब वो साथ थी तो ऑर्गेनिक थी, जब सेपरेट होगी तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साथ में क्या चीज हमें जो मिलना था 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, इतनी एनर्जी निकली जो हमारे बॉडी के काम आ गई मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। अब क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी और एनर्जी चाहिए, उसके सारे उसने एटीपी में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अभी और एनर्जी अगर चाहिए कुछ रेयर केसेस में, तो फिर क्या होगा एडीपी को फिर से वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी इसमें एएमपी मोनोफॉस्फेट में, साथ में क्या निकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हुई वही 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, यहाँ पे 7300 कैलोरीज पर मोल। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें एडीपी और एएमपी इस तरह से कन्वर्ट होता है, और इसी तरह से सेम जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये दोबारा से एडीपी और फिर एडीपी बना देगा। अब एडीपी को डिस्कवर किसने किया था? 1929 में कार्ल लोवेन ने 1929 में कार्ल लोवेन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था एडीपी को, डिस्कवर एडीपी। फिर उसके बाद इसमें सिर्फ डिस्कवर किया था। फिर 1941 में एक और साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लिपमैन। फ्रिट्ज लिपमैन ने क्या किया, उसने बताया कि एटीपी क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसने सिर्फ डिस्कवर किया था, ये नहीं कहता कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एटीपी क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी की शक्ल में। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के बारे में किसने बताया? फ्रिट्ज लिपमैन ने। डिस्कवर किसने किया? कार्ल लोवेन ने। अक्सर ये एमसीक्यू आ जाते हैं। तो पढ़ा क्या आपने एटीपी के बारे में? लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे से लॉन्ग आता है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है एटीपी। एटीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, फंक्शंस लिखे, 3 सब यूनिट्स कौन-कौन से हैं, स्ट्रक्चर खाली ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। और स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना के समझते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा हो गया। उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना भी है कि एडिनोसिन क्या है। अब और जो गलती बच्चे करते हैं, एरोज अपनी मर्जी से जहां से मर्जी इधर से भी एक जितने लगा दें, इधर से नो, इधर से यहाँ से स्टार्ट है, ये इधर से हम एक जितने रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या करना है, एडिनोसिन यहाँ तक इसको कहते हैं एडिनोसिन, तो यहीं से कह रहे हैं मोनोफॉस्फेट यहीं जहाँ पर एक फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट और फिर ट्राइफॉस्फेट। तो ये एरोज का जरा ध्यान रखना है। और ये सारा कुछ भी इसके साथ ही इसके स्ट्रक्चर नहीं आता है। स्ट्रक्चर के बाद हमने रिएक्शंस देखे और एटीपी को किसने डिस्कवर किया था?